तो स्टूडेंट्स अभी मैटलैब करते स्टार्ट। देखो स्क्रीन पे ये मैटलैब की मेन विंडो है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ जनरल टैब्स होते हैं, पहले इसको समझ लेंगे क्या क्या है। ये जो सेंटर में आपको पोर्शन नजर आ रहा है जिसको कमांड विंडो बोलते हैं, ये वो विंडो है जिसमें सारी कमांड्स हम टाइप करते हैं। मतलब इसको आप एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। एज ए बिगिनर अगर आपने जैसे 2+3 करना है सिंपली, तो मैं यहाँ 2+3 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, उसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे हम अगर डाटा देना चाहते हैं, मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो 5 के 5 एलिमेंट्स एरे की फॉर्म में जाएंगे। अब वो रो वेक्टर भी बना सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी बना सकते हैं। तो वो डाटा कैसे होता है, अभी थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दूं। अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करी, 2 5 8 5 स्पेस डाल के मैं डाटा एलिमेंट्स टाइप कर रहा हूँ। आपके सामने है ना, स्पेस डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेस के बाद डाटा एलिमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बंद कर दी यहाँ पे। तो जब आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे ना, तो एक आंसर ANS इज इक्वल टू वही डाटा एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो ANS बना है, इट इज ए वेरिएबल। ये डिफॉल्ट वेरिएबल होता है मैटलैब के अंदर। जैसे आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो x की वैल्यू जैसे लिखते हो x इज इक्वल टू 5, तो x क्या होता है, वेरिएबल। अब अगर मैं एक और एलिमेंट ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन करूँ, मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और फिर मैंने 4 टाइप कर दिया, 5 टाइप कर दिया, 2 टाइप कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे वापस स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एंटर कर दिया, सेम वेरिएबल के अंदर डाटा रिप्लेस हो गया। सामने देखो, सेम वेरिएबल के अंदर आंसर के अंदर डाटा रिप्लेस हो गया। जहां पे मेरे पास 25853 था, अब वो ANS इज इक्वल टू 452 आ गया मेरे सामने। अब आप राइट हैंड साइड पे देखो तो यहाँ वर्क स्पेस लिखा हुआ है। ये वर्क स्पेस के अंदर आपको वो सारे वेरिएबल शो होंगे जो आपके प्रोग्राम के अंदर आप बनाओगे। जैसे अभी आंसर के अंदर हमने सेव किया, आंसर के अंदर 452 हमारा सेव है। ऐसे ही अगर मान लो आप लिखते a इज इक्वल टू, ए इज एन वेरिएबल, इज इक्वल टू डाल के मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करी वापस से, 3 5 7 9 स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बंद कर दी यहाँ पे और फिर एंटर करा। अब देखो आंसर वैसे का वैसा है। राइट हैंड साइड पे वर्क स्पेस में देखो, आंसर में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैंने जो नया डाटा डाला है वो मैंने एक नए वेरिएबल में a इज इक्वल टू करके लिखा। ऊपर वाली कमांड में क्या फर्क था, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपली वहां पे डाटा दे दिया था। तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं तो सेव करेगा ना, तो उसने ANS में सेव कर दिया। अब अगर मैंने उसी डाटा को किसी अलग से वेरिएबल में सेव करके रखना है, कोई और डाटा है मेरे पास, मैंने a के अंदर सेव करना है, तो हम a इज इक्वल टू लिखेंगे। ऐसे ही b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास साइड पे वेरिएबल क्रिएट होते चले जाएंगे जितने वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा। जैसे मान लो मैंने करना कैपिटल X इज इक्वल टू 10, एंटर। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 10 साइड पे हमारे पास सेव हो गया। अब हम वर्क स्पेस को जरा और देखेंगे ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ A के ऊपर, डबल क्लिक करूँ अगर, पहले तो देखो इसके साथ इसके ऊपर जब मैं अपना एरो लेके गया तो नीचे कुछ शो हो रहा है, y इंटू 4 डबल, y नहीं 1 इंटू 4 डबल, ऐसे लिखा हुआ है ना नीचे। तो 1 इंटू 4 का मतलब है 1 रो 4 कॉलम्स, कि बेसिकली ये डाटा मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके जाता है। तो 1/4 का मतलब है 1 रो 4 कॉलम्स। ऐसे ही अगर देखो मैं यहाँ पे आ गया, तो 452 के ऊपर जब मैं लेके जा रहा हूँ तो नीचे शो होगा 1/3, 1 रो 3 कॉलम्स। तो ये डाटा का साइज होता है जो नीचे शो हो रहा है मुझे। और डबल क्या है, डबल इज अ डाटा टाइप। तो सब चीजें हम थ्योरी में पढ़ेंगे, मैटलैब की जो थ्योरी है, हम रुद्र प्रताप की बुक को जब फॉलो करेंगे, ये सारी डेफिनेशन वहां पे आएंगी। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैटलैब कैसे काम करती है। तो जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आंसर के ऊपर, एक वेरिएबल विंडो खुलेगी, नई वेरिएबल विंडो। उसके अंदर मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 शो हो रहा है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में 5 शो हो रहा है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में 2 शो हो रहा है। तो मेरा डाटा ऐसे सेव है। अब आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ले आओ, मतलब इसका कोई साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 1000 बाय 1000 का कोई डाटा सेट है जिसमें 1000 रोज है, 1000 कॉलम्स है, और वो कैसे होगा, आपके पास या तो कॉपी पे लिखा होगा, फिर उसको एक एक करके हमें इनपुट करना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसे होता नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में जब डाटा आता है हमारे पास, वो डाटा किसी डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू, जैसे डिटेक्टर में मैं एक्सपेरिमेंट करता था, मेरे पास पल्सेस आती थी। न्यूट्रॉन जब किसी डिटेक्टर पे स्ट्राइक करते थे तो सिंक्लेशन डिटेक्टर की जो पल्सेस थी करंट और वोल्टेज की फॉर्म में, वो मेरे पास आती थी। तो उसमें क्या था, एक साइड पे टाइम चलता था, एक साइड पे वोल्टेज चलती थी, और उस पल्स में मेरे पास हजार हजार पॉइंट्स होते थे, और इस तरह की मैं 1 लाख पल्सेस कलेक्ट करता था।
तो 1 लाख टाइम 1000 एक एक्सेल शीट बन जाती थी मेरे पास। उस पूरी एक्सेल शीट को हम यहाँ पे इनपुट कर लेते थे, कॉल कर लेते, पूरा डाटा सेट आ जाता है मेरे पास। तो फिर आप चाहे हर एक रो को प्लॉट करके देखो, जो भी आप डाटा के साथ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, या आप सब सीख जाओगे जब आप थोड़ा सा मैटलैब करोगे, सीख जाओगे सारा कुछ। तो अब मैं वेरिएबल वाली विंडो को बंद कर रहा हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी मैंने रो की फॉर्म में डाटा दिया है यहाँ पे, अगर आपने कॉलम की फॉर्म में देना है, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, तो ये ना एक ऊपर वाला एरो जो है मेरा कीबोर्ड में ना अप एरो होता है, उसको दबाने से पिछली वाली कमांड शो करता है सारी जितनी भी मैंने चलाई होती है। तो जैसे मैंने अप एरो किया तो ये मेरे पास कमांड आ गई। अब मुझे ये रो कॉलम था, मुझे बनाना है रो वेक्टर था, ये मुझे बनाना है कॉलम वेक्टर, ऐसे डाटा ऐसे आए, मतलब 4 by 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो, बी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। पहले मैं स्पेस दे रहा था, अब हम सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब होता है न्यू रो, 4 के बाद सेमी कॉलन, इस तरह से एंटर। देखो अब कॉलम बन गया। अब अगर आप इस कैपिटल बी को देखो, यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओ, तो वो बोलेगा इट इज 5 by 1, 5 रोज 1 कॉलम। अब अगर हमें 1 कॉलम की जगह 2 कॉलम बनाने हैं तो मैं ऐसे करूंगा, स्पेस और सेमीकोलन दोनों को इकट्ठे यूज करेंगे। जैसे 2 के बाद मैंने स्पेस दिया 5, फिर मैंने दिया 6, अब मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया। अब 2 5 6 मतलब एक पूरी रो बन गई। जब सेमीकोलन लगा दिया मतलब मैं नेक्स्ट रो में चला गया। अब मेरे पास आ गया 2 8 9, फिर सेमीकोलन, 2 6 9 स्क्वायर ब्रैकेट एंटर। तो ये देखो 3 by 3 मैट्रिक्स बन गया। अगर आप यहाँ पे अब बी को देखो, बी रिप्लेस हो चुका है, डबल क्लिक करके देखो ये पूरा डाटा आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह से हम सिंपली मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे डाटा इनपुट कर सकते हैं। तो ये कमांड विंडो के बारे में थोड़ा सा बता दिया, वर्क स्पेस के बारे में आपको पता चल गया, यहाँ सारे वेरिएबल शो होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे करंट फोल्डर शो हो रहा है, ये वो फोल्डर है जहां पे आप कोई प्रोग्राम लिखोगे। अभी तो मैं सिंगल सिंगल कमांड बता रहा हूँ। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ कमांड्स। जब मेरे पास मोर देन 1 कमांड्स मैंने इकट्ठी लिख दी एक जगह पे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दी, या इसके अंदर एडिटर विंडो होती है, उसमें हम एक इकट्ठी लिख देते हैं 4 5 कमांड्स, उसको सेव कर देते हैं, उसको एम फाइल बोलते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है .m। उसको जब हम सेव कर देते हैं एम फाइल को, फिर हम वहां से रन करते हैं, तो वो एक ही बार में सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती है। तो वो जो एम फाइल्स हैं जितनी भी आप बनाओगे, वो सारी इस फोल्डर के अंदर सेव रहेगी जो करंट फोल्डर है। करंट फोल्डर को आप चेंज कर सकते हो। ये ऊपर देखो एड्रेस बार, एरो देखो, ये एड्रेस बार नजर आ रही है ना। तो ये मेरे इसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर हूँ, जो बोल्डेड है, बोल्ड वाला एलिमेंट्स के अंदर आगे मेरा जो फोल्डर है वो रिसर्च वर्क है, उसके अंदर बॉर्डर पल्स रिसर्च फोल्डर है, उसके अंदर अबिशियम विलियम ये फोल्डर है मेरा, उसके अंदर हूँ मैं अभी। ये ऊपर सारा आपको पाथ शो होगा, और यहाँ पे उस फोल्डर की सारी फाइल शो होंगी। ये वो फाइल्स हैं जो मैंने बना के रखी हुई है। इसमें भी 2 तरह की फाइल है, ये जो आपको ये वाली फाइल्स नजर आ रही है, एक तरह के आइकन्स, ये डैट फाइल्स है, डाटा है सारा। और ये जो ऊपर शो हो रही है आपको, जिसके आगे आपको डिफरेंट सा थोड़ा नजर आ रहा है, एक्सटेंशन भी शो होगी, ये फिग है। देखो यहाँ पे लिखा है डॉट फिग, ये फिगर है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, वो फिगर मेरे सामने आ जाएगी जो मैंने यहाँ अपलोड करी है। ऐसे ही यहाँ पे डैट फाइल नजर आ रही है, टिफ नजर आ रही है, टिफ मतलब इमेज है। तो हर तरह की फाइल आपको एक्सटेंशन से पहचाननी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डैट फाइल आ गई, एम फाइल भी होगी, जिस जो मेरा प्रोग्राम है, जो नॉर्मलाइजेशन, .m, ये वो फाइल है जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम के अंदर कमांड्स लिखी हैं और इसको सेव करके रखा हुआ। जब भी मैं अपने डाटा को नॉर्मलाइज करना चाहूंगा, मैं इसको खोलूंगा, अपना प्रोग्राम रन करूंगा, डाटा हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जो भी मतलब कर रही है, जैसे मान लो आपने एक प्रोग्राम लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, तो जब भी आप उसको कॉल करेंगे वो ABC मांगेगा। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनपुट कर दो, यूजर्स बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनपुट कर दो, कांस्टेंट ऑफ इनपुट कर दो। जैसे ही आप इनपुट करोगे आपको आंसर दे देगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं। तो हम बना के रख लेते हैं ऐसे फाइल्स, यही आपका काम है। हमने इस कोर्स के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स, बाइसेक्शन हो गया, ट्रेपेजॉइडल इंटीग्रेशन में, या रंगे कुटा मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिम्पसन मेथड, गॉस सिडल, उसमें जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल मेथड हमारे सिलेबस में है, उन सब के प्रोग्राम बना के सेव कर लें कि जब भी आप उसको रन करो आपके पास आंसर आ जाए। तो प्रोग्राम कैसे बनाना है वो हम इस कोर्स में सीखना है। चलो, तो ये विंडो फिर पता लगी, ये करंट फोल्डर है। अब किसी भी फाइल को रन करने के लिए, एम फाइल को रन करने के लिए, वो आपके इस फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम नई फाइल बनाते हैं,
उसको हम सेव करते हैं, लेकिन सेव करते हैं डेस्कटॉप पे या कहीं गलत जगह पे किसी और फोल्डर पे। जब हम कमांड विंडो खोलते हैं हमारा करंट फोल्डर कोई और होता है, फाइल कहीं और सेव होती है, करंट फोल्डर के अंदर वो होती नहीं है। फिर जब हम उसको रन करते हैं तो वो एरर देता है कि भाई मुझे तो ये फाइल मिली नहीं रही, तो उसको करंट फोल्डर में सेव करना पड़ेगा फाइल को। वो कैसे होगा अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये 3 मेन विंडोज जो आपके काम की है, पता लग गया, ये 3 मेन विंडोज नीचे वाली। अब ऊपर आ जाओ, ये जो हमारा होम है इसमें अगर आप न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो खुलेगी, एडिटर विंडो बोलते हैं उसको। उसके अंदर हम सारी कमांड्स लिखते हैं, डाटा मतलब कोई भी अगर आपने प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम की सारी कमांड्स हम इस नई विंडो में करते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा नई स्क्रिप्ट खुल जाएगी, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो पूछेगा स्क्रिप्ट बनाना है, लाइव स्क्रिप्ट बनानी है, फंक्शन फाइल्स होती हैं, एक लाइव फंक्शन फाइल्स होती है, क्लास होती है, ये हर तरह की फाइल्स आप यहाँ से नई फाइल बना सकते हो। तो अभी जो आपके काम में आने वाली चीज है वो है नई स्क्रिप्ट बनानी। तो चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू स्क्रिप्ट बना दो, चाहे आप सीधा यहाँ क्लिक कर दो। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास एक नई विंडो खुली। दोबारा से क्लिक करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा एक नई विंडो खुली। ये जो नई विंडो है इसके ऊपर लिखा हुआ है एडिटर, ये एडिटर विंडो है। एडिट का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते होते हैं। जैसे मान लो एक लिख के दिखाते हैं आपको प्रोग्राम। मैंने एक ए वेरिएबल यहाँ पे लिखा जो है 2 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी और सेमी कॉलन लगा दी। अब जब मैं कमांड के आगे सेमी कॉलन लगाता हूँ ना, तो वो मुझे उसकी आउटपुट कमांड विंडो में शो नहीं करता। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे ही मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया बी, उसके अंदर मैंने सेव कर दिया 4 6, या इसी के वैल्यूज डबल कर देते हैं 2, सेम वैल्यूज दे देते हैं 6 8 और 10। और ये मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब मैं एक नया वेरिएबल कैलकुलेट करना चाहता हूँ विच इज सी, और सी इज व्हाट, लेट अस सपोज ए माइनस बी। चलिए, तो ये ए माइनस बी क्या करेगा, हर किसी ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को माइनस करके सी में सेव कर देगा। एक मैंने डी बना दिया, डी है ए प्लस बी। ये सिंपल कैलकुलेटर नहीं यूज करते हम, बिल्कुल वैसे अभी बेसिक्स हमने सीखने हैं बस, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इन चीज़ों के साथ। अब ऐसे ही मैंने ई बनाना है। अब बताओ क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर आप सिंपली मैथमेटिक्स में चले जाओ, आपके पास 2 रो वेक्टर्स हैं इस तरह के, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कंडीशन होती है मल्टीप्लीकेशन की, है ना। 2 बाई 2 को 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 बाई 2 को 2 बाई 3 से कर सकते हो, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं वो करूंगा तो एरर आएगा, तो इसको अभी मैं रहने देता हूँ। अब मैंने ये फाइल बना दी, अब मैंने इसको सेव करना है। ये जस्ट एक फाइल है, इसको सेव करना है। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, मेरे पास एक विंडो खुल गई है। वो पूछ रहा है कौन से फोल्डर में, वेयर का मतलब ये हर किसी सिस्टम के अपने हिसाब से होता है। एक विंडो खुल जाएगी, मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट, टेस्ट.m, और मैंने इसको सेव कर दिया तो मेरे करंट फोल्डर के अंदर ये सेव हो जाएगी। अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया बंद। अब मेरे करंट फोल्डर में देखते हैं टेस्ट आया, तो नीचे आया ना टेस्ट.m, सेव हो गया। अब मैं अगर वो काम करके देखना चाहता हूँ जो मैंने वहां पे सेव किया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लिखना है, टेस्ट। आपको स्क्रीन पे तो कोई आउटपुट शो नहीं हुई, लेकिन साइड पे देखो बी सी डी सब कैलकुलेट हो गया। स्क्रीन पे क्यों नहीं हुई आउटपुट शो? क्योंकि मैंने वहां पे सेमीकोलन लगाए थे। अगर मैं सेमीकोलन ना लगाऊं तो वो जितनी भी आउटपुट होती हैं सारी कमांड्स की, वो स्क्रीन पे शो होती है। तो कई बार हमें, जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, हमें ये नहीं चाहिए होता कि जितना भी हमारी कैलकुलेशंस हो वो सारा कुछ स्क्रीन पे शो हो, क्योंकि उस केस में फिर हमारी स्क्रीन बहुत बढ़ जाएगी, फिर हमें ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें कहाँ पे क्या है। तो हम सेमी कॉलन लगा देते हैं हर कमांड के आगे, ताकि वो कैलकुलेट करके साइड में वर्क स्पेस में जो वेरिएबल बना रहा है उसके अंदर सेव कर दें, वहां से हम फिर डाटा निकाल देते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हो डी में क्या था, तो आप सिंपली यहाँ पे कैपिटल डी लिख के एंटर करोगे, डी का रिजल्ट बता देगा। अगर आप चाहते हो एक्स में क्या था, डी सी हमने कैलकुलेट किया था, सी में 0 0 होना चाहिए, तो ये। तो इस तरह से सिंपली मैटलैब काम करती है। एडिटर विंडो में अभी मैंने जो फाइल बनाई है वो एम फाइल है। उसी तरह से हम फंक्शन फाइल बनाते हैं, जो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि फंक्शन फाइल का क्या फायदा होता है, क्यों बनाते हैं, थ्योरी भी साथ साथ करें। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा है मैटलैब का। देखिए पहला चैप्टर तो हमारा है व्हाट इज मैटलैब, डज मैटलैब डू सिंबॉलिक कैलकुलेशंस। ये सारे थ्योरेटिकल सी चीजें हैं, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं वैसे पूछी जाती, बट आप फर्स्ट चैप्टर को एक बार रीड जरूर करोगे।
इसके अंदर आपके सामने आएगा इनपुट आउटपुट, ये बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो ये ना पुराने मैटलैब के वर्जन के लिए लिखी गई है, अब मेरे पास लेटेस्ट है 2018, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन बेसिक सेम होंगे। तो अगर व्हाट इज मैटलैब की क्वेश्चन आ जाए आपको, तो ये आपको पैराग्राफ जो इसमें लिखा हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैटलैब का मतलब होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। तो हम सारा कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में, डाटा जितना भी है मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के फिर इससे काम करवाते हैं मैटलैब से। तो इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेंगे बाद में, आप करना रीड। अब मैटलैब के अंदर जैसे हमारे पास दो तरह के ना फंक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो यहाँ दो तरह के फंक्शंस होते हैं जो हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। एक होते हैं यूजर रिटर्न फंक्शन। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लो एक फंक्शन बना दिया क्वाड, तो क्वाड करके मैं, फंक्शन क्या होता है जिसके कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्वाड लिख के ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट लगा के उसमें ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा कॉमे डाल के। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वाड लिख के एक फंक्शन की तरह से एफ ऑफ एक्स होता है वैसे ही मैं एक फंक्शन पहले बनाऊंगा, उसको सेव करूंगा, फिर यूजर को बोलूंगा भाई तूने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं ना, तो तूने ये लिखना है क्वाड राउंड ब्रैकेट के अंदर एबीसी की वैल्यू कॉमे डाल के लिखनी है और एंटर मारना, तेरे पास रूट्स आ जाएंगे। ये फंक्शन बन गया। अब ये साइन एक्स है, तो अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 2 साइन 3 रेडियंस में है मेरे पास, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैटलैब के अंदर वो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, अंडर रूट, स्केयर रूट, ये सब चीजें, क्यूब रूट, ये सब चीजें हमें बहुत बार यूज करनी पड़ेगी। तो हर बार हम साइन एक्स को वो सीरीज लगा के एक्सपेंड करके थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। साइन एक्स का एक सीरीज होती है, आपको पता होगा, कोस एक्स की एक सीरीज होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा क्यूब बाय 3, इस तरह से सीरीज होती है। तो अब उस पूरी सीरीज के पीछे एक हम प्रोग्राम लिख देते हैं उसको, वो मैटलैब के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। इस तरह के जितने फंक्शन मैटलैब के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है उनको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। मैं दो चार चला के दिखाता हूँ आपको। तो वो बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, और अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो आप बना लो, वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो हम बनाएंगे। फिर ग्राफिक्स है मैटलैब के अंदर, आप इस तरह के ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, कंप्यूटेशन में आप ये सब कुछ कर सकते हो, सिग्नल प्रोसेसिंग, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, लीनियर अलजेब्रा, ये सब चीजें आप मैटलैब के अंदर कर सकते हो। फिर इसमें एक्सटर्नल इंटरफेस, अगर आप मैटलैब के प्रोग्राम को सी के साथ, जावा के साथ, फोर्ट्रेन के साथ जोड़ना चाहते हो तो वो भी सब कुछ हो जाता है, उसको एक्सटर्नल इंटरफेस बोलते हैं। चलो, तो इस तरह से ना ये देखो टूल बॉक्स भी हैं मैटलैब में ना, कितने सारे टूल बॉक्सेस हैं जो लोगों ने काम करके, इवन मैटलैब कंपनी ने ये सारे बनाए हुए हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, ये न्यूरल नेटवर्क्स है, ये सब चीजें, वैसे आप इमेज प्रोसेसिंग है, ये सब चीजें बीटेक वाले बच्चे, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, वो यूज करते हैं टूल बॉक्स। उसमें क्या होता है टूल बॉक्स में कि एक आपको यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है जहां बटन्स लगे होते हैं। इमेज को इंपोर्ट करो, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे मैटलैब ही काम कर रही है, लेकिन इमेज को इंपोर्ट करो, आपने ब्राइटनेस बढ़ानी है, सीधा कमांड लगा दो, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, उसको इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। आपने उसमें से कोई चीज निकालनी है, इमेज में से क्रॉप करनी है, उतना डाटा मतलब निकालना है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, इमेज अगर हमारे पास आए उसको मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करती है मैटलैब। कैसे करती होगी, एक इमेज है आपके पास, फोटोग्राफ है, उसमें क्या होता है कि हर पॉइंट पे डिफरेंट इंटेंसिटी होती है लाइट की। जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ लाइट की इंटेंसिटी जीरो है, जहाँ पे व्हाइट है वहाँ मैक्सिमम है, कोई और कलर आ गया तो इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो बेसिकली इंटेंसिटी की वो जो वैल्यूज हैं, पहले वो क्या करते हैं, इमेज को पिक्सल्स में काट लेते हैं, ग्राफ पेपर की तरह। तो हर एक बॉक्स की एक वैल्यू होगी इंटेंसिटी की। जितने छोटे बॉक्स बनाओगे उतनी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर बन जाएगी। जितने छोटे छोटे बॉक्स होंगे, बड़े बड़े बॉक्स होंगे तो वो रेजोल्यूशन खराब होगी। तो इस तरह से पहले हम एक इमेज को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर मान लो सारी के सारी इमेज में आपने ब्राइटनेस बढ़ानी है, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारी वैल्यूज बढ़ जाएगी, वो पूरी की पूरी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब मैं छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी चीजें जो हैं ये सब मैटलैब के अंदर हो जाती है। हमारा काम न्यूमेरिकल मेथड्स तक का है, ठीक है। बाकी अब जब रिसर्च करेंगे आने वाले टाइम में, तो रिसर्च में जो भी आपकी फील्ड होगी वहां पे आप मैटलैब को यूज कर सकते हैं। करते हैं, मैं भी करता था। मैटलैब रन ऑन माई कंप्यूटर, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप इस बुक में से रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये वैसे ही है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, करंट डायरेक्टरी, वर्क स्पेस, कमांड हिस्ट्री, ये सब वो चीज़ें हैं, तो ये आपने देख ही लिया है। कमांड हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, मैं बताता हूँ अभी। ये फाइल टाइप्स हैं, ये पढ़ना ज़रूर। व्हाट आर वेरियस फाइल टाइप्स इन मैटलैब, अगर आएगा क्वेश्चन तो। जैसे एक एम फाइल्स होती हैं, एम फाइल्स क्या करती है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपने स्क्रिप्ट लिख ली, प्रोग्राम पूरा लिख लिया, उसको एम फाइल बोलते हैं। ऐसे ही फंक्शन फाइल भी जो होती है वो भी एम डॉट एम से ही सेव होती है। फंक्शन फाइल और स्क्रिप्ट फाइल दोनों में डिफरेंस है।
जो आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। पूरा एक चैप्टर है फंक्शन फाइल्स के ऊपर और स्क्रिप्ट फाइल्स के ऊपर। मैट फाइल्स, मैट फाइल्स जो हैं वो हमारे पास मैटलैब क्रिएट करती है और उसमें हम डाटा सेव करते हैं मैट फाइल में, ठीक है। डाटा सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू सेव द डाटा विद द सेव कमांड देन मैट फाइल्स आर क्रिएटेड। सेव कमांड आएगी डाटा सेव करने के लिए। देन द डाटा इज रिटन इन द स्पेशल फॉर्मेट दैट ओनली मैटलैब कैन डू। तो ये जो मैट फाइल है ये सिर्फ मैटलैब रीड कर सकती है। अगर आप किसी ऐसे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो जो कोई और सॉफ्टवेयर भी रीड करे, उसके लिए जनरल भी है। हम एक्सेल शीट वाली फाइल भी बना सकते हैं। डैट फाइल जो है उसमें भी डाटा सेव कर सकते हैं। डैट फाइल बहुत सारे सॉफ्टवेयर रीड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फिग फाइल, जिसमें बताया फिगर्स, ग्राफ बना दिए, प्लॉट्स बना दिए। उसके लिए हम जब सेव करते हैं फाइल को तो वो फिग फाइल बनती है। ये एक्सटेंशन है मेन में जो आपने याद रखनी है। फिर है पी फाइल्स, ये पी कोड होते हैं। ये इस तरह के कोड होते हैं कि भाई ऑलरेडी हम मैटलैब का प्रोग्राम कंपाइल करके रख लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा मैंने 2000-3000 लाइन्स का, उसको जब मैं रन करता हूँ तो उसको रन करने में लग जाते हैं 15-20 मिनट। तो हम उसको रन करके ऑलरेडी सेव कर लेते हैं पी फाइल बना के। तो जो इनिशियल वाली स्टेजेस होती है जो बार बार चलानी पड़ती है मैटलैब को, फिर वो नहीं करनी पड़ती उसको। ऑलरेडी कंपाइल्ड होता है, आपका डाटा आया उसमें आप दोबारा से रन कर रहे हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है, ये आगे भी आएगा पी फाइल्स, इसको बोला जाता है विदाउट बीइंग पार्स और कंपाइल्ड, ठीक है। दीज फाइल्स आर क्रिएटेड विद द पी कोड कमांड। पी कोड कमांड से क्रिएट करते हैं। इफ यू डेवलप एन एप्लीकेशन दैट अदर पीपल कैन यूज बट डू नॉट वांट टू गिव देम सोर्स कोड। अब पी फाइल का ये भी बहुत फायदा है कि अगर आप किसी को देना चाहते हो प्रोग्राम और आप चाहते हो कि वो देख ना पाए इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, तो आप पी फाइल भेज दो। वो उसको यूज तो कर पाएगा बट वो उसको खोल के देख नहीं पाएगा कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे कमांड्स लिखी हुई है। फिर मैक्स फाइल्स, अगर आप मैटलैब को दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, मैटलैब में कोई चीज़ करी आपने फोर्ट्रैन में चलानी है, सी में उसको लेके जाना है, जावा में लेके जाना है, तो फिर वो मैक्स फाइल्स होती हैं जो दूसरी प्रोग्राम्स में लैंग्वेजेस में खुल जाती है। तो इस तरह से होता है। फिर आगे ये ऐसे ही है। दीज आर सम जनरल कमांड्स जो मैटलैब के अंदर आपको याद रखनी चाहिए। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे जनरल कमांड्स आती जाएंगी, अभी जो नहीं है इसकी। चलो देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा सेम वही कमांड f इज इक्वल टू 2689, ऐसे करके मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब यहाँ पे नहीं शो हो रहा कि क्या मैंने डाला, पहले यहाँ आउटपुट शो कर रहा था ना। अब वो साइड पे देखो f बन तो गया लेकिन यहाँ शो नहीं करी आउटपुट उसने, तो सेमीकोलन लगाने से आउटपुट सप्रेस हो जाती है। एक तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। एक कमांड हिस्ट्री है, तो उसके लिए आई थिंक आपको व्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ व्यू होगा, यहाँ पे इंपोर्ट डाटा हो जाता है, वर्क स्पेस सेव हो जाती है, वो सब चीजें तो है ही नहीं, वो देखेंगे बाद में।